क्योंकि पहली हायरिंग मैंने करी थी रोडकास्ट की। क्योंकि वो बंदे प्रोसेस नहीं भी होगा ना तो बिल्ड कर देंगे उस चीज के लिए प्रोसेस। मैं यहाँ का मतलब मुझे गुंडा कहा जाता है, मैं यहाँ का गुंडा हूँ। ये भी कट कर देना भाई, ये कट कर देना प्लीज। मैं दिल्ली बोल रही फॉर मी इंस्टाग्राम। Would you rather be an employee or an employer? So welcome to the second episode of Real Time with Roadcast, and आज मेरे साथ है विशाल and Rahul, and we'll be talking about some hiring hacks today, है ना? तो पूछेंगे इनसे भी कि कैसा होता है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है सबका। आजकल वैसे ही कंपनी में हायरिंग की बहुत प्रॉब्लम्स रही है। लिंक्डइन मैं खोलता हूँ सुबह, भरा होता है, लाइक लिटरली मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है हायरिंग में, मेरे साथ वो प्रॉब्लम हुई है, एंड बोथ फ्रॉम एम्प्लॉयर साइड एंड इवन फ्रॉम द एम्प्लॉय साइड। तो एक बारी आज बात करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। सो लेट्स सी। सो एक बारी आप भी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। लास्ट एपिसोड में राहुल का अपना इंट्रोडक्शन सुन ही रहा होगा, इतना सारा बोलते हैं, पर कोई नहीं, दोबारा बता देंगे अपने बारे में। सो विशाल एंड राहुल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स। हाय, आई एम विशाल जैन, आई एम द सीईओ ऑफ रोडकास्ट। और मतलब एज ए सीईओ का बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन मैं यहाँ का मतलब मुझे गुंडा कहा जाता है, मैं यहाँ का गुंडा हूँ। हाय, लास्ट टाइम हमारा ऑलरेडी इंट्रोडक्शन हो गया था, बट आई एम राहुल एंड आई एम वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ रोडकास्ट, एंड मैं गुंडे का राइट हैंड। सुल्तान भाई। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जब रोडकास्ट स्टार्ट किया था, शुरू में एकदम जब पहला कदम होता ना, ऐसे कलश को पैर मार के अंदर घुसे थे, तो पहला इंटरव्यू जो आपने लिया था, पहली हायरिंग जो करी थी, वो कैसी थी? इनिशियल हायरिंग क्या प्रोसेस था? क्योंकि उस टाइम तो ऑब्वियसली जब कंपनी शुरू होती है तो लोगों को नहीं पता होता कि क्या प्रोसेस है, कैसे बंदों को हायर करना है ना? तो वो कैसे शुरू किया? ये आंसर मैं देता हूँ, क्योंकि पहली हायरिंग मैंने करी थी रोडकास्ट की। और ये हायरिंग कैसी थी कि यार हम तीनों काम कर रहे थे, तो हम लोग ऑफिस भी जा रहे थे और हम अपना शुरू कर रहे धीरे। तो एक दिन ऐसा था कि मैं अपने घर पे आया और बाहर, मेरे घर के बाहर 2-3 बच्चे खड़े थे, उसमें एक मेरा नेबर था और बाकी दोस्त के फ्रेंड्स थे। तो ऐसे खड़े थे और बात हुआ कि तुम लोग क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि ऐसे हम बीटेक कर रहे हैं और हम कहीं इंटर्नशिप पे ट्राई कर रहे हैं, तो हमको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी बात हुआ, तो मैंने कहा तुम रोडकास्ट में इंटर्नशिप करोगे? कहते कहाँ है कंपनी? मैंने कहा नहीं है भाई, एक हफ्ते में बना देंगे। कहते हैं हमें काम सीखना है। तब हमने डिसाइड किया और वहां पे हम गाड़ी के बाद खड़े सड़क के ऊपर मैंने उनको हायर किया, और एक हफ्ते में हमने अपना घर के ऊपर, आपको पता है रोडकास्ट का ऑफिस घर से शुरू हुआ था, तो फर्स्ट फ्लोर लिया, तैयार किया, और अगले हफ्ते से वो जो 2 बच्चे बाहर मिले, उन दोनों से हमारी कंपनी की पहली शुरुआत हुई। ऐसे ही देख, मैं कह रहा हूँ कि स्टार्टअप में ऐसे ही कुछ नहीं होता है। वहां से स्टार्ट हुई, फिर उन बच्चों के थ्रू ही हमें और 5 बच्चे मिले, क्योंकि वो मानव रचना में थे। तो मानव रचना में जितने भी बच्चे उनके फ्रेंड्स थे, उन सबको वो लेकर आए कि एक नया प्लेटफॉर्म है, नया स्टार्टअप है, तो बहुत कुछ लर्न करने को मिलेगा। और वहां से कंपनी शुरू हुई। टेक्निकली फर्स्ट हायरिंग तो मैं था कंपनी का। अगर हम वैसे की बात करें तो पहली हायरिंग राहुल की थी, तो मैंने राहुल को फोन किया कि राहुल एक अच्छा आइडिया और हमें काम करना है, तो करेगा क्या? भैया आप बोलो तो हम कर लेते हैं। नहीं, इन्होंने बोला था मेरे पास एक 100 करोड़ का आइडिया है। तो मैंने कहा बताओ, कह रहे मैं 100 करोड़ का आइडिया फोन पे थोड़ा ना बताऊंगा। तो मैंने ऐसे ही अंशु राहुल को दोनों को घर बुलाया, उसके बाद कि मेरा इतना बड़ा आइडिया, घर पे आओ। फिर मैंने इनसे आइडिया डिस्कस की कि मैं ये सब करना चाहते हैं, ऐसे मिलके करते हैं हम लोग मिलके, क्योंकि राहुल की अपनी एडवर्टाइजमेंट की, मार्केटिंग की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज थी, और अंशुल पूरा टेक का पूरा था, बिजनेस साइड। और मुझे हमेशा ऐसा शौक था कि मुझे बेचना है। ये कॉम्बो बढ़िया था एकदम। बस इनको दोनों को बुलाया, बात करी, और राहुल की सैलरी सबसे कम थी। तो मेरे लिए इसकी हायरिंग करना बहुत सिंपल है, क्योंकि इसकी मेरे लिए एज ए फाउंडर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत कम थी। तो पहले मैंने राहुल को कहा कि राहुल तू जॉब छोड़, हम संभालेंगे। फिर जब राहुल ने अपना काम पूरा किया, अर्जुन पे बात आ गई, अर्जुन तू जॉब छोड़, अब टेक बना, फिर हम संभालेंगे। फिर मैंने वो किया, जब इनका दोनों का कंफर्मेशन आ गया कि भाई प्रोडक्ट तैयार हो गया है, अब आप आ जाओ, देन फिर मैं इसमें रोडकास्ट में आ गया, एंड देन वी ग्रो। ठीक है, नाइस। आजकल जब हायरिंग करते हैं, राइट, तो यू मस्ट लुक फॉर सम सर्टेन रेड फ्लैग्स इन अ एम्प्लॉय की अरे ये तो इसमें ये क्वालिटी है, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा इस कंपनी में। तो वो सर्टेन रेड फ्लैग क्वालिटी क्या है? कैसी? कोई आदमी अगर किसी भी कंपनी में 5 महीने चेंज कर चुका है 10 साल के एक्सपीरियंस में, तो फिर वो उसका वो मोटिव नहीं है, उसको सिर्फ पैसा चाहिए, वो ग्रोथ को अलग लेवल पे देख नहीं रहा है कि कंपनी को कैसे ग्रो करे, वो उसका वो मोटिव ही नहीं है। तो वो मेरे लिए रेड फ्लैग है। किसी से, मेरे लिए तो ये बहुत छोटी सी चीज है, बट ये मेरे लिए एक्चुअली रेड फ्लैग है कि बहुत बारी ना कैंडिडेट्स इंटरव्यू रिस्केड्यूल कराते रहते हैं। दैट मीन्स दे आर नॉट सीरियस अबाउट this opportunity, or they don't find this opportunity important for them. तो अभी ऐसे बहुत बारी हो चुका है कि कैंडिडेट, एंड नॉट इवन somebody experienced, मतलब एक्सपीरियंस हो तो समझ आता है यार क्यों बिजी होगा, फ्रेशर्स मतलब जो 6 महीने 1 साल के एक्सपीरियंस वाले हैं,
और हम कहते हैं उन्हें कि आप वीकेंड पे अवेलेबल हो जाओ, नहीं सर वीकेंड पे तो हम अवेलेबल नहीं पार्टी होंगे, करनी है। मतलब जो भी है वट एवर रीजन इट इज। तो मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए एक रेड फ्लैग है कि बहुत फ्रीक्वेंटली अगर इंटरव्यू रिस्केड्यूल करा रहे कैंडिडेट, इसका मतलब वो सीरियस नहीं है इस ऑफर को लेकर। तो भाई याद रखना, अगर रोडकास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एक रिज्यूमे में अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस करे भी है तो एडिट कर लेना डालना मत उसमें, ठीक है, गैप बता देना कि पापा बीमार थे ऐसा करते हैं है ना, अब बस ऐसा भी वही। हो रहा है कि ठीक है पर उसके बाद सेकंड लेवल तो हम ये कह ही रहे हैं कि हम लोग वेवलेंथ मैच करते हैं, बातें करते हैं उनसे। मेरे को लगता है कि इंटरव्यू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका वो लाइफ में डिसीजन होता है कि जब आप किसी को हायर करते हो अपनी कंपनी के लिए, तो मैं उसको टाइम बहुत देता हूँ, मैं बहुत चिट चैट करता हूँ उसके साथ, जिससे ना क्या होता है कि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगा ना वो खुल के सामने नहीं आएगा। तो इसलिए मैं उसको इतना कंफर्टेबल करता हूँ कि वो जैसा है वो ओपन अप हो जाए, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड वो वहां पे एक अच्छे से बिहेव कर रहा है लेकिन अंदर से उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन में से संभाल नहीं सकता। मेरी एचआर कई बार परेशान होती है मेरे साथ कि यार आपके इंटरव्यू में कितना लग जाता है, ठीक है। मुझे लगता है कि जब मैं किसी के लिए हायरिंग कर रहा हूं तो वो हायरिंग अच्छी होनी चाहिए, कोशिश करके कि वो उस जॉब के लिए वो परफेक्ट मैच होना चाहिए, तो इसलिए मैं बहुत टाइम स्पेंड करता हूं। मैं कोई काम का सवाल उससे नहीं कर रहा हूं। He mentioned anger, so I think short tempered कोई अगर है तो वो भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को लाने से ना आपका बाकी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी टीम फिर प्रॉब्लम में आती है। कोई शॉर्ट टेम्पर्ड है, ठीक से बात नहीं करता, काम जितना भी अच्छा हो, बट आपको एक ऐसा बंदा भी चाहिए जिसकी पर्सनालिटी और जिसकी नेचर भी जेल करनी चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि काम कितना अच्छा है। तो आपने एक टाइम होगा कि आपने गलत एम्प्लॉयज भी हायर करे होंगे शुरू में, कि यार शुरुआत में गलतियां सबसे होती है, राइट, बाद में रियलाइजेशन होती है कि यार नहीं, ही वाज नॉट द राइट फिट फॉर द कंपनी, गलत कर लिया हायरिंग। तो आपको वो कब समझ आने लग गया था कि हायरिंग का तरीका, हाउ टू ऑलवेज हायर द राइट पर्सन फॉर द कंपनी? मैं सॉरी राहुल, मैं तेरे सारे जवाब मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं गुंडा तो मैं यूं यहाँ पे, तो उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो इसमें भी क्या है कि यार देखो, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ शुभम, हायरिंग सही और गलत नहीं होता, ठीक है। कई बार अच्छे रिसोर्स होते हैं जो काम नहीं करते, कई बार गंदे रिसोर्स होते हैं तो कमाल का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका सही गलत का कोई डेफिनेशन नहीं होती कि सही है गलत है। अब सबसे बड़ा केस है राहुल। आज हम राहुल के साथ यहाँ बैठ के हम शेयर कर रहे हैं, अपना पॉडकास्ट बना रहे हैं, लेकिन राहुल के लिए बैड हायरिंग भी गुड हायरिंग भी था। बहुत छोटा था, मतलब ही स्टार्टेड रोडकास्ट एट 22, 23, तो उसके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और मैं ऑफिस में आता था, मैं सुबह ऑफिस पहुंच के सारा प्लानिंग करता था अपने ऑफिस की भी और रोडकास्ट की भी। फिर मैं राहुल को कहता था, राहुल 1 बजे उठता था, तो वो 1 बजे उठता था कि भैया अभी मैं उठाऊं, मैं नहाऊंगा, मैं करूंगा, मैं 2 बजे 3 बजे काम शुरू करूंगा। तो मुझे बहुत चैलेंजिंग हो गया था। और एक टाइम के बाद 1-1.5 महीने बाद मैं पागल हो गया था कि मैं प्लानिंग कर रहा हूं नौकरी छोड़ने की अपनी इतनी बड़ी, और राहुल सीरियस नहीं है। तो उस वक्त लगा कि शायद मेरे से गलत हायरिंग हो गई, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। मुझे राहुल चाहिए भी था और उसको चेंज भी करना था। तो एक दिन सडनली मुझे जब लगा कि अब मैं थक चुका हूँ, शायद अब मेरे पास कोई तरीका नहीं राहुल को समझाने का, तो मैंने एक दिन इसके नाम का ब्लैंक चेक बनाया और उसे घर पे कुरियर कर दिया। और जैसे ही राहुल के पास चेक पहुंचा तो ऑब्वियसली आई वाज, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जैसे राहुल चेक देखेगा मुझे कॉल करेगा। राहुल के पास जैसे वो चेक पहुंचा, राहुल ने मुझे कॉल किया कि भैया चेक किस लिए भेजा है। अंदर नोट भी था उसमें, और मैंने उसमें लिखा था कि राहुल तूने जितना आज से काम किया रोडकास्ट के लिए, तुझे जो भी उसकी वर्थ लगती है इसमें भर ले अमाउंट, और आज से तू और मेरा काम खत्म, थैंक यू वेरी मच। और जो मेरा प्लान था वही हुआ कि वो बात दिल पे लगी, ये ऐसे कोई मुझे कैसे धमका सकता है और कैसे निकाल सकता है, मैं पार्टनर हूं रोडकास्ट का। एंड देन ही टुक इट वेरी सीरियसली। उसका एक रीजन है, क्योंकि साइन देख के मुझे लग रहा था फर्जी साइन, अगर मैं अमाउंट भर भी लूंगा तो मिलेगा कुछ नहीं। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद राहुल बहुत सीरियस हो गया, फिर राहुल ने स्टार्ट किया ऑफिस आना भी। पहले राहुल ऑफिस नहीं आता था, फिर वहां से हमारी डेवलपमेंट शुरू हुआ कि वहां से राहुल सीरियस हो गया, उसने ऑफिस आना शुरू कर दिया, टीम संभालना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए तो मैंने आपको ये कहा था ना कि गुड बैड नहीं होता, उसमें आपका लक भी होता है और टाइमिंग भी होता है। कई बार चीजें सही काम नहीं करती, कई बार कर जाती। आपकी ग्रोथ ना कभी मोटिवेशन लेवल पे नहीं होती। ये कट कर नहीं पता क्यों, ये जरूरी है बता दो, उसके आगे का थोड़ा अच्छा है कि ना। मैं जो भी कह रहा था कि खाली मोटिवेशन से ग्रोथ नहीं होती है, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप रोज किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो ऐसे इसलिए मैं वो कह रहा था कि बच्चे जब मैं हायर करता हूँ बच्चे भी ना, वो मैं डिसिप्लिन पे हायर करता हूँ कि ऊपर डिसिप्लिन कैसा है, काम आ जाएगा, सब हो जाएगा। अगर डिसिप्लिन है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी लेके समझता है ना, फिर सब कुछ हो जाएगा। तो वो चैलेंजेस थे, पर आज मैं मतलब कह सकता हूँ कि अब मुझे वो चैलेंज राहुल से तो नहीं है कम से कम।
अब वो चीजें इम्प्रूव करेंगे, अब और लोगों ये भी कट कर देना भाई, ये कट कर देना प्लीज। जिंदगी बोलती है तो कट कर देना। भाई मत डालना ये, मैं जा रहा हूँ इस पॉडकास्ट से। तो अभी जैसे शुरुआत में आपने बोला था कि उस टाइम पे इंटरव्यूज तो ये ऐसे होते थे कि हम बोलते थे कि यार प्लीज हमें हायर कर लो, लाइक नॉट इन लिटरल सेंस, पर ऐसे ही बोलते थे कि हमें हायर कर लो। बट आजकल उल्टा हो गया है कि वी हैव टू कन्विंस एम्प्लॉयज। तो उस टाइम पे क्या था ऐसा कि आपको, जैसे आप इंटरव्यू देने जाते थे या जब हायरिंग करते थे, तो क्या क्या करना पड़ता था, या एम्प्लॉयज क्या आके बोलते थे कि हमें ले रखने के लिए? उस वक्त हमें अपनी सॉक्स का भी ध्यान रखना पड़ता था। उस वक्त इतना डिसिप्लिन था कि अगर आपने सॉक्स वाइट पहन रखी है तो आपको ट्रीट किया जाएगा कि आप कैजुअल हो अपने जॉब को लेकर, फॉर्मल कपड़े फॉर्मल। पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सब ट्रांसफॉर्म हुआ है ना। हम लोग अब क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि क्या काम आता है, क्या पर्सनैलिटी है, खाली कपड़े और वो सब अब मैटर नहीं करता है। तो जब मैं एफसी में था तो मैंने देखा था जो सबसे सीनियर बंदा था वो चप्पल में आया था इंटरव्यू देने के लिए कंपनी में, और ऐसा देख रहा था कि यार वो कैसे काम करेगा। पर आज वो बहुत बड़ा क्रिएटिव डायरेक्टर है, सर्विसिंग डायरेक्टर कुछ है, और वो संभाल रहा है कंपनी। तो ऐसे ही है कि यहाँ पर काम अगर अच्छा हो तो फिर सब चीजें खप जाती है। तो उस वक्त हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है इसके लिए, डिसिप्लिन के लिए, कैसे अपना गर्दन नहीं झुकानी, इंटरव्यू से बात करते हुए टेबल पे हाथ नहीं रखना। पर आजकल ऐसा है नहीं, आजकल बच्चे से जिनसे हम इंटरव्यू देते हैं वो इतने कैजुअली हमसे बात करते हैं ना, कभी मैंने कहा कि ऐसा लगता है कि हम इंटरव्यू दे रहे हैं। क्योंकि जो बच्चों का कॉन्फिडेंस है बिकॉज ऑफ स्टडीज, क्योंकि वो अपने पढ़ाई को लेकर थोड़ा फोकस रहते हैं, तो वो उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। प्लस जो आजकल जो चेंज आया है कि एवरीबॉडी हैज टू डू इंटर्नशिप इन टर्म्स ऑफ कॉलेज। जो पहले था कि इंटर्नशिप इज ओनली फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज, कि सीए ऐसे अगर आप कोर्स करते हो तो इंटर्नशिप है, बाकी नॉर्मल में नहीं है। लेकिन अब तो हर एक चीज में कर दिया है। आजकल बच्चों को 12th में भी कहा जाता है कि 2 महीने की ट्रेनिंग लेकर आओ, तो इसलिए ना वो बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो रहा है, वो अपने एडुकेट करके आ रहे हैं, इसलिए मजा आ रहा है। उस टाइम पे ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था माहौल, बट इनिशियल हायरिंग जुगाड़ू होती थोड़ी। तो क्या था आपका पहला इंटरेस्टिंग हायरिंग जो था कि यार? आई थिंक इनिशियली हायरिंग जो हमारी रोडकास्ट में थी, और वो सब स्टार्टअप्स में ऐसे होता है, बहुत हसल करी हमने हायरिंग के लिए, क्योंकि पता नहीं होता था लोग कहाँ से मिलेंगे। अपने जान पहचान के लोग होते थे और पैसा भी नहीं होता था कि कंसल्टेंट को पैसा दें। तो इंटरेस्टिंग तरीके ढूंढते थे। मतलब अगर मैं ब्रॉडली तेरे को बताऊं तो हमने हर जगह से बंदे उठाए हैं, ओला से, उबर से, मतलब कंपनी से नहीं, ओला उबर में ट्रैवल करते हुए। उस टाइम पे ओला उबर शेयर होती थी, तो हम शेयर वाली टैक्सीज बहुत लेते थे, तो हमने लिटरली उबर शेयर में विशाल ने ट्रैवल करते हुए लोगों से बात करते हुए उनको हायर करा है। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। आई थिंक हमारा जो फर्स्ट iOS डेवलपर था वो विशाल ने कैसे हायर करा था वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे अंशुल ने कहा कि यार हमें iOS की ऐप बनानी है, तो हमें मैक चाहिए। हम ऑब्वियसली हमने कोई फंडिंग नहीं लिया, तो हमारे पैसे नहीं थे मैक खरीदने के लिए। तो हमने कहा कि हमें सेकंड हैंड ही लेना है। हम जो एक ऐप आती थी OLX, उससे ढूंढते हैं। तो मैंने वहां पे सर्च किया, तो मुझे एक बंदा मिला जिसका सेकंड हैंड लैपटॉप था जो हम अफोर्ड कर पा रहे थे। रजौरी गार्डन के मेट्रो स्टेशन पे था, तो वहां पे हम मिले। तो मैंने सर इस लैपटॉप को क्या कर चुका? कह रहा सर मैं iOS डेवलपर हूँ। तो जैसे उसने बोला मेरी आंखों में चमक आई, iOS डेवलपर है तो बात करते हैं। तो मैंने वहीं खड़े हुए मेट्रो स्टेशन पर मैंने उसको ऑफर किया कि क्या सैलरी लोगे, कैसे करोगे, ज्वाइन करोगे क्या? कहता सर डन है, ये सैलरी है और ऐसे मैं ज्वाइन करता हूँ। जो मैंने लैपटॉप खरीदा उसको उसके हाथ में दिया, ये रहा आपका लैपटॉप, बस सी यू टुमारो इन द ऑफिस। एंड ही केम। और तो फिर अर्जुन ने कहा विशाल वो लैपटॉप टेस्ट भी नहीं किया। मतलब वो खुद अगर आ गया ना तो उसका मतलब लैपटॉप सब कुछ सही देखी जाएगी। तो ये ऐसी हायरिंग भी की है। देखो इसी को स्टार्टअप कहते हैं। सब कुछ पैसे, शुरुआत से पैसे में आए तो वो स्टार्टअप नहीं होता, वो तो आप अपने शौक पूरा करते हो। तो स्टार्टअप ये है कि उस वक्त मतलब कुछ नहीं था, हम हर एक चीज के लिए स्ट्रगल करते थे। और हमारी पहली फंडिंग भी हुई, उससे हमारा सबसे बड़ा शौक पता क्या था कि हमने सबसे पहले बीन बैग खरीदा कि हमारे को 2 बीन बैग चाहिए आराम करने के लिए। थोड़ा सा इंटेंस, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, आपके पास कोई ऐसी हायरिंग जो पुरानी कोई भी दैट यू रिग्रेट कि यार नहीं करना चाहिए था, अब जाके भी सोचते हो कि यार वो गलत बंदा हायर कर लिया था, ऐसा कुछ? यार शुभम देख, नाम नहीं लेंगे किसी का, नाम नहीं लेंगे। ये भी मैं अच्छा मिल रहा शुभम का नाम? नहीं मैं तो अभी भी नहीं, नाम नहीं लेंगे किसी का। नहीं मैं किसी का नाम नहीं रहा, पर मैं शुभम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है ना। अच्छा, बैड हायरिंग कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि बैड हायरिंग भी आपको एक्सपीरियंस देती है। तो कहीं पर भी मुझे ना, मेरे को ऐसा लगा ही नहीं कभी भी कि ये मैंने गलत कर दिया, क्योंकि जो भी किया उससे कुछ सीख लिया। जब किसी से सीखा तो वो गलत कैसे हुआ? क्योंकि आप बैड हायरिंग में भी जो आप एक बैड हायरिंग करते हो उससे आप आगे के फ्यूचर के लिए 25 लोगों का संभाल पाते हो, तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। आई थिंक रॉन्ग हायरिंग जो टर्म है ना वो ऐसे होता है, रॉन्ग पर्सन हायर्ड एट द रॉन्ग टाइम। हाँ, बेसिकली जैसे आप अर्ली स्टेज ऑफ योर कंपनी है, आप अपनी बिजनेस स्टार्ट ही कर रहे हो, या आपको भी 1 ईयर इनटू द बिजनेस हुआ है, और सडनली आप कहते हो मेरे को तो
10 साल 20 साल के एक्सपीरियंस का बंदा चाहिए तो आपके लिए कभी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि अभी आपके पास कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है टू गिव अ प्रोसेस टू दैट पर्सन। आप जितना सीनियर बंदा हायर करोगे वो एक प्रोसेस के हिसाब से काम करने में दे आर यूज्ड टू वर्किंग इन अ प्रोसेस, राइट। तो ये चीज है, हायरिंग द रॉन्ग पीपल फ्रॉम द रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। जैसे हम बिग 4 की बात करते हैं, वो बहुत प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज हैं, राइट। और स्टार्टअप में प्रोसेस तो होता ही नहीं है कुछ, मतलब प्रोसेस तब आता है जब इन्वेस्टर डंडा करता है कि प्रोसेस बना लो, यू आर बिकमिंग अ बिजनेस लाइक अ फॉर्मल बिजनेस, सो स्टार्ट मेकिंग प्रोसेसेस। बट द पॉइंट इज, अगर आप कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से कोई बहुत ही रिप्यूटेड या कोई अच्छा रिसोर्स हायर करोगे, दे विल ऑलवेज एक्सपेक्ट दैट देयर आर प्रोसेसेस इन द कंपनी। वो तभी ऑपरेट कर पाएंगे क्योंकि वो अपनी पूरी लाइफ उन्होंने वैसे काम करा है। इसलिए बोलते हैं कि स्टार्टअप के लोग बड़ी कंपनीज हायर करना चाहती हैं, क्योंकि वो बंदे प्रोसेस नहीं भी होगा ना तो बिल्ड कर देंगे उस चीज के लिए प्रोसेस। तो आई थिंक ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो योर क्वेश्चन वाज कि कोई हायरिंग आप रिग्रेट करते हो, वी डोंट रिग्रेट अ पर्सन इन पर्टिकुलर, बट देयर आर अ लॉट ऑफ स्मॉल फैक्टर्स जहां पर हमने शायद गलत टाइम पे गलत लोगों को हायर करा। हम शायद उन लोगों को अगर प्रोसेस बनाने के बाद हायर करते तो हमारे लिए वो बहुत फ्रूटफुल होते हैं। पर आपने एक गेम खेल लिया तो दोनों गुड कॉप खेल गए, मुझे लगा थोड़ा मसाला मिलेगा, मजा आएगा, गॉसिप मिलेगी। तो ठीक है, कोई नहीं। तो हमारा मसाला है, अगर ऐसी बात है तो हाँ, मसाला भी थोड़ा लोगों सा। को दे देते हैं। मसाला ये कि एक बार जब आप शुभ हमारे साथ काम करते हुए इतने साल हो गए थे, तो सडनली इसको लगा कि अब मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए, मेरे को ऐसे है, भैया ऐसे है। तो हमने कहा थैंक यू वेरी मच, एंड देन हमने इसको फ्री कर दिया। इसको लगा कि हम रोक पाएंगे इसको, लेकिन हम अपने जो हमारे पास जो हमारा बैंक बैलेंस था हम उससे आगे नहीं बढ़ सकते, तो हमने इसको जाने दिया। लेकिन जिस दिन हम वापस उस लायक बने कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, फिर हमने इसको वापस बुलाया, क्योंकि इसके साथ हमारी ट्यूनिंग थी, राहुल का बहुत अच्छा वेवलेंथ का मैच करते थे, तो ये वापस है हमारे साथ। तो आज ये हमारा इंटरव्यू लेना। रो मत, Yes. और मसाला तो नहीं चाहिए ना। नहीं बस। आपके साथ कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट हुआ इंटरव्यू में कि यार एकदम ही, मतलब जैसे कहते हैं ना, बाद में घर जगह सोचा हो यार ये मैं नहीं बोलना चाहिए था, ज्यादा बोल दिया या कुछ? मेरे साथ मैंने कहा ना कि मैं बहुत बुरा था इंटरव्यू में। तो मेरे साथ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं कि जहाँ पे मैं जब इंटरव्यू देने आता था, करते मैं उसको, जब मुझे इंटरव्यू लेता था उसको मैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे देता था कि यार मेरे फादर का फिल्म बिजनेस है, मैं आपको ऐड का काम दे दूंगा और ऐसे करूंगा। मैंने ऐसे देखा, फिर मुझे देखा कि जब भी मैंने ऐसा सब किया तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू हुआ, लेकिन मुझे कभी ऑफर नहीं आया। तो मैंने वहां पे लर्न किया कि इतना सब कुछ देना, मतलब इंटरव्यू का मेन फोकस उसके काम के लिए है। उसको अगर 4 चीजें दिखाओगे ना तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो मैंने ऐसा चीजों में बहुत देखा, तो वो एक लर्निंग है कि अब आपको स्पेसिफिक रहना होता है। हम कई बार सोचते हैं कि इंटरव्यू में बहुत अच्छे से बात करो तो हम बहुत कैजुअल हो जाए, हम कुछ भी बोलेंगे तो वो सुन रहा है, ऐसा नहीं होता। जब आप इंटरव्यू दे रहे थे तो आपने बोला कि मुझे हायर कर लो, मेरे पापा की प्रोडक्शन कंपनी है, उसमें मैं तुम्हें ऐड का शॉट दिलवा दूंगा। मैंने कहा था कि हाँ कि सर मेरे पास पैसा बहुत है, आप अगर पैसा हायर करोगे तो मैं आपकी कंपनी का इतना बिजनेस ले आऊंगा। अच्छा। मैं आपके पापा के थ्रू आपकी पब्लिसिटी करा दूंगा, मैं ये कर सकता हूँ। मैं ऐसे सब चीजें किया। हाँ। और एक मुझे याद है कि एक मेरे सर थे जिनके साथ मैंने इंटर्नशिप किया, उन्होंने पूछा कि विशाल आपका विजन क्या है। तो मैंने, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि मैं बहुत अच्छे गंदे आंसर दिए, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारा क्या विजन क्या है। तो मैंने कहा सर चेयर बदलनी है। कह रहा क्या मतलब? मैं चाहता हूँ सर कि मैं उस चेयर पे बैठने लायक बन सकूँ, तो मुझे वैसे वाला बनना है। तो वो दिक्कतें हैं, तो वो उस वक्त एटीट्यूड उस वक्त भी था कि कुछ बड़ा करना है। तो ठीक है राहुल, आपका तो? मेरा तो एक जो बहुत एम्बैरेसिंग और फनी इंसिडेंट ये था, जो मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप थी, एक कंपनी थी डिजीवासी। तो वहां मैं जब फर्स्ट डे इंटरव्यू के लिए गया था, तो मैं ऐसे बड़ा एक्साइटेड पंप होके इधर उधर और लेफ्ट राइट देख के सीधा सीधा चल रहा था। तो उनके ऑफिस के डिजाइन में ना ऐसा था, जो जितने भी सीईओज और सीएक्सओज थे उनके कैबिन्स बीच में थे, ग्लास कैबिन्स, और मैं देखे बिना चलता रहा और सडनली शीशे के अंदर बैंग करा मैंने। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट में ऐसे खड़ा रहा। फिर लोग मेरे को देखने आए कि कितने लोग थे वहां पे? थे 10-15 लोग अरे थे। बाप रे। और फिर मेरे को लोग देखना है कि इसको लगी तो नहीं, और ऐसे। फिर मेरा एक्चुअली इंटरव्यू उनके साथ ही था, उनका नाम भी राहुल था, मेरा इंटरव्यू उनके साथ ही था। तो उन्होंने फिर कंपनी में जो उनके क्रिएटिव हेड थे उनको बुलाया और बोला कमल इसका इंटरव्यू लेना है, तो देख ले एक बार, बच्चा है इसका, जस्ट सी इज पोर्टफोलियो और ऐसे। और वो मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था वो मेरी एज के ही हैं, तो मैं उनके साथ बहुत कैजुअली बात कर रहा था और ऐसे। और फिर मेरे को बाद में ऐसा भी लगा था कि जो सीईओ थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था और कमल उनके बेटे हैं। तो मैंने कमल से ऐसे कुछ बाद में बात करी और मेरे को बाद में पता चला मेरे से काफी बड़े एज में, और वो सीईओ नहीं, वो बेटे नहीं थे उनके, वो क्रिएटिव डायरेक्टर थे वहां पर। और ये ऑफिस में बात फैल गई थी कि राहुल कुछ भी स्टोरीज बनाता रहता है इधर उधर। ओके, सो हायरिंग वर्ड का आपके लिए क्या मीनिंग है लाइफ में?
आपकी कंपनी होगी, आप चलाते हो, तो हायरिंग तो बहुत बड़ी एक स्टेप है उसके लिए। यार हायरिंग ऐसा है एक्चुअली, मेरे लिए दोनों चीजें बहुत मुश्किल था, इंटरव्यू देना और इंटरव्यू लेना। जब मैंने अपने टाइम में जब मैंने इंटरव्यू दिया तो मैंने बहुत खराब इंटरव्यू दिए। मैं हर इंटरव्यू में जो मेरा इंटरव्यू लेता था मैं उससे लड़के आ जाता था, क्योंकि मुझे हमेशा था कि जब वो मुझसे कोई इंटरव्यू लेगा तो मुझसे ढंग के सवाल पूछे। वो बेसिक सवाल पूछते थे जो लगता था कि मतलब इतना तो हमने रिज्यूमे में किया, जब हमने कोई चीज की डिग्री लेकर आए हैं और उसके बाद आप ऐसे बेसिक सवाल पूछो तो लगता था कि आप पूछ के आए हो, आप मुझे इस पे जज करोगे। तो ऐसा हुआ, तो मुझे समझ में आ गया था कि मैं कभी इंटरव्यू में तो क्वालिफाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर वही, लेकिन कहता है किस्मत एक बड़ी चीज है। तो जहाँ पे मैंने 10 साल काम किया वहां मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। वहां पे मैं मिलने गया, सीधा मुझे लेटर दिया गया कि विशाल आप आ गए, ये रहा आपका जॉब लेटर, ऑफर लेटर, और आप कल से ज्वाइन कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आया ऐसा कैसे हुआ। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे बाद में बॉस ने बहुत बोला कि विशाल अगर मैं तेरा इंटरव्यू ढंग से लिया होता तो मैं तुझे हायर नहीं करता। लेकिन ये चीजें लाइफ में है कि अगर आपका डेडिकेशन है तो हो जाता है, जैसे भी होता है, मतलब पता नहीं। और अब बात करता हूँ मैं इंटरव्यू जब लेने की, तो जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो एचआर टीम है वो हंसती है कि सर आप कैसे बातें करते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जब किसी फ्रेशर को हायर करो तो उससे आप लॉजिकल क्या सवाल करोगे, आपको सिर्फ उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही आप जज कर सकते हो। तो इसलिए मैं ऑफिस में कोई सवाल उससे करता नहीं। तो मुझे होता है कि एक नेचुरल की उससे मेरी वेवलेंथ मैच करती है, बाद में तो देख लेंगे। क्योंकि जब मुझे पता था मेरे साथ भी ऐसा होगा, मैंने यहाँ तक मैं पहुंच गया, तो मुझे लगता है शायद ऐसे मैं अपने जैसे किसी को ढूंढता हूँ जिसको पैशन होगा, काम तो सीख जाएगा। तो चाहिए लाइक बिकॉज मैं भी जब मतलब एचआर को सुनता हूँ ना इंटरव्यू लेते हुए, तो मुझे हंसी पता है सबसे ज्यादा कौन से क्वेश्चन पे आती है, आपके घर में कौन कौन है, वो क्या करते हैं, वो किस बैकग्राउंड से है। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए इंटरव्यू में। यही मैं कह रहा हूँ तेरे को कि जैसे मेरे केस में मैं यही सवाल करता हूँ। हाँ। पता है, क्योंकि ना मुझे कि किसको आप फॉलो करते आ रहे हो तो उसके आपको ट्रेड्स आते ही हैं, आप मानो चाहे नहीं मानो, वो ट्रेड्स आते हैं। तो इसलिए समझना होता है कि घर में कौन है, कैसे। कोई ऐसे बोल दे मेरे पापा जेल में है तो फिर तो राहुल आपसे भी पूछ लेते हैं सेम सवाल। यार एक्चुअली आज के टाइम में हायरिंग की डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो गई है। मतलब आई थिंक आज से 4-5 साल पहले हम कैंडिडेट को जज करते थे और कैंडिडेट हमें बहुत, हम एटलीस्ट हमारे टाइम में तो हम कंपनी को बहुत कन्विंस करते थे कि हमें हायर कर लो। आज के टाइम में थोड़ा सा रिवर्स होता है, कंपनी कैंडिडेट को कन्विंस कर रही होती है कि तुम प्लीज आ जाओ हमारे पास, कि हमारी कितनी अच्छी क्वालिटीज हैं। एंड थोड़ा सा एक शिफ्ट आया है वो। बट आई थिंक हायरिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिकॉज जो बिजनेस की ग्रोथ होती है वो उसकी टीम से ही होती है। मतलब एक फाउंडर से एक लेवल तक ही काम कर सकते हो, उसके बाद तो पूरा बिजनेस टीम को संभालना है। हाँ। तो अगर आपकी हायरिंग राइट नहीं है तो ग्रोथ बहुत मुश्किल है। अगर आपकी टीम में अच्छे लोग हैं अगर आपकी टीम में तो तो आपका बिजनेस ग्रो करना आपके लिए इजी टास्क बन जाता है, आई थिंक। एंड बाकी व्हाट विशाल सेड, आई कंप्लीटली एग्री विद दैट कि कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है कि पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, ऐसा कुछ है। पर्सन का बैकग्राउंड जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस अपब्रिंगिंग के साथ आता है। जैसी वो कल्चर घर पे उसके है, वैसे ही वो ऑफिस में भी उस कल्चर के साथ ही काम करेगा ना, तो वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि पापा जेल में तो नहीं है। और इसमें एक और चीज है, कई बार हम इंटरव्यू लेते ऐसे भूल जाते हैं और हमें लगता है कि हम इंटरव्यू देना शुरू कर देते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों को इंटरव्यू लिया मैंने कि वो बात करते थे, वो इतने सवाल पूछते थे, थोड़ी देर मुझे लगता था कि शिट मैं इंटरव्यू दे रहा हूं नहीं की वजह। तो ये बहुत लर्निंग्स है। आज के टाइम में जो जनरेशन पढ़ रही है वो मतलब टॉप क्लास है। उनकी नॉलेज, उनका बैकग्राउंड, जिस तरह से वो लोग इंटरव्यू के प्रिपेयर करके आते हैं, तो कई बार लगता है कि वो हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, तो उनसे हम कुछ लर्न कर लेते हैं कि वो क्या, किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरह की नॉलेज वो चाहते हैं, किस तरह का कल्चर वो चाहते हैं कि वो अपनी जॉब में जाए तो उनको मिले। तो उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दैट्स द रीजन कि हम यहाँ तक वो जर्नी को पहुंचे हैं, ये सब सीख के। मेरे हिसाब से मतलब इंटरव्यू में ना, जब जैसे मेरा जब इंटरव्यू हुआ था ब्रॉडकास्ट में, तो राहुल ने मेरे से ना, मतलब मैं भी फ्रेशर ही आया था राइट। तो अगर मुझे चांस ना दिया होता, क्योंकि उस टाइम तो डिजाइन मेरा बहुत गंदा था काम भी इतना ठीक है ना, तो काम भी इतना अच्छा नहीं था, ठीक है ना। तो अगर मुझे चांस ना मिलता उस टाइम पे तो शायद मैं भी अभी आना होता। वो एक चांस देना, एक अच्छे बंदे को परखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, राइट। तो आपने बताया कि आप फ्लो में मतलब जो कैजुअल क्वेश्चंस पूछते हो, गेट टू नो द पर्सन बेटर। कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो जरूर होते हैं आपके इंटरव्यू राउंड में? मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं जो पूछता हूँ वो यही होता है कि यार कि आपने अपनी लाइफ में, एक तो कि जैसे जब आपने जॉब किया, इतने साल का एक्सपीरियंस आपके पास है, क्या नया इनोवेट किया आपने अपने ऊपर, कुछ स्केल पे कहीं पे आप ऐसी सिचुएशन में फंसे जहाँ पे आपका कोई रोल आया कि आपने कुछ अपना इनोवेट किया। एक तो मैं ये तो हमेशा से पूछता हूँ, और सेकंड में पूछता हूँ कि उसका विजन क्या है।
कि अगर जैसे कई बार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका विजन ही है कि सिर्फ उनके लिए पैसा एक विजन होता है ना, तो वो मेरे को मैच नहीं करते। कोई विजन है कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे ब्रांड बनना है, तो कोई ऐसा अगर उनका कुछ शौक ही नहीं है ना, तो वो फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे। और फिर दूसरा मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उनकी हॉबीज क्या है। अगर किसी की कोई हॉबी नहीं है ना, कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, मेरी कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, वो क्या करेगा। तो मेरे लिए म्यूजिक और जो ये आपका फिजिकल एक्टिविटीज की गेम है, टीटी, ये चीजें बहुत मैटर करती है कि आदमी का इंटरेस्ट क्या है, कुछ करने का मन भी है। जो लोगों का एक्टिविटी नहीं होता, कोई नहीं, उनकी हॉबी नहीं है, उनको चैलेंज लेने से बहुत डर लगता है। अगर इसको चैलेंज लेने से डरता है ना, उसके लिए स्टार्टअप में कोई जगह नहीं। सही बात है। स्टार्टअप तो ऑल अबाउट चैलेंजेस है, रोज एक नया चैलेंज है। प्लस आई थिंक जो विशाल ने बोला हॉबीज एंड स्पोर्ट्स और ये सब जो चीजें हैं ना, काम तो ठीक है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो प्रोबेबली उतने ज्यादा स्किल्ड नहीं है अपने काम में, बट आप स्किल तो फिर भी आप स्किल कर सकते हो, सिखा सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। बट जो ये एक स्पोर्ट्स खेल के जो एक अपब्रिंगिंग होती है ना, कि आप अगर आप एक टीम स्पोर्ट खेलते हो, फॉर एग्जांपल कोई फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, या वॉलीबॉल या व्हाटएवर, तो आप एक फर्स्टली यू आर कम्पिटिटिव। एक तो आप टीम प्लेयर हो, आप अपनी पूरी टीम के साथ हर चीज में पार्टिसिपेट करोगे, तो आपको पता है टीम में होने का क्या मीनिंग है। एंड सेकेंडली आप कम्पिटिटिव होते हो, और वो हेल्दी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर टीम में आपस में कंपटीशन थोड़ा सा नहीं होगा ना, तो कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो वो कंपेटिटिव स्पिरिट प्लस एक टीम प्लेयर वाली जो क्वालिटी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इन्हीं चीजों से पता चल सकती है। वो किसी के काम को जज करने से, या उसने पिछली ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करा, किस प्रोफाइल में काम करा, उससे कभी भी आप जज नहीं कर सकते। तो यार एक बात बताओ कि किसी को कोई 25 साल से लाइफ में है, और उसमें तो हमारे पास इंटरव्यू देने आ रहा है, और हमारे पास 25 मिनट या 1 घंटा है, मैं 1 घंटे में हम किसी को इतना जज नहीं कर सकते। अगर ऐसे करते तो फिर तो डाइवोर्स ही नहीं होता। वो डाइवोर्स में तो 3 महीने का कोर्ट सीक्रेट मिलता है, जिसमें आप एक दूसरे को जज करते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैं वो कह रहा हूँ कि मेरे लिए इंटरव्यू बहुत बड़ी चीज नहीं, कि इंटरव्यू इतना अच्छा होना चाहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कंपनी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकती है, ठीक है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस रिसोर्स को जिसको आप हायर करो उसकी वर्थ कितनी है, क्या वो उतना वर्थ है भी कि नहीं है। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि मेरे को सपोज 25 लाख की सैलरी चाहिए, बट उसकी वर्थ सिर्फ उसकी 50% है, तो आप नहीं दोगे ना। बट ऐसा नहीं कि कंपनी और 25 लाख के रिसोर्स हायर नहीं कर रही है, द कंपनी इज केपेबल ऑफ हायरिंग। सो दैट ड्रॉइंग दैट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इंडिया में अगर हम देखें लास्ट जब इस स्टार्टअप का एकदम फंडिंग वेव हुआ था, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जिन्होंने एक रिसोर्स की एक्चुअली वर्थ से ज्यादा उसको पैसा दिया है, एंड इवेंचुअली वो कंपनी सर्वाइव नहीं कर पाई। ये तो हमने अपने बहुत टर्म में ऐसा देखा है। इवेंचुअली वो कंपनीज है जिन्होंने सबसे पहले 1000 2,000 लोग सैक कर रहे हैं। बट एक्चुअली एक स्टार्टअप को मेक और ब्रेक यही हायरिंग डिसीजंस करते हैं कि तुम किस वैल्यू पे किस रिसोर्स को हायर कर रहे हो। अगर अब आपका, जैसे हम अभी रिसेंटली डिस्कस कर रहे थे कि हमारा सैलरी कॉस्ट नीड्स टू बी लोअर देन अ सर्टेन परसेंटेज, राइट। अगर वो शुड बी लोअर देन 50% ऑफ योर टॉप लाइन, राइट। एंड आई थिंक जो स्टार्टअप्स फेल होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो इस बेंचमार्क को मीट नहीं करते। 70-80% ऑफ द कॉस्ट इज ऑफ द टॉप लाइन इज देयर सैलरी। तो आप उसमें मार्जिन कैसे बनाओगे, आप बिजनेस को कभी प्रॉफिटेबल बना ही नहीं पाओगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत की फैक्टर है कि आप जब हायरिंग कर रहे हो तो आपका जो सैलरी कॉस्ट है दैट शुड बी, जो ये एक स्टैंडर्ड है फॉर अ प्रॉफिटेबल कंपनी, जो बड़े बड़े लोगों ने रिसर्च करी है कि 50% ऑफ योर टॉप लाइन होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू कंसीडर फॉर एवरीवन कि यार अगर आपको अपने बिजनेस को ग्रो करना है ना, तो आपकी रेवेन्यू का 50% ज्यादा सैलरी अगर आपकी है, तो वो आपके लॉस मेकिंग प्रोडक्ट होगा, आप कभी उसमें ग्रो नहीं कर पाओगे। तो दैट्स द लर्निंग व्हिच वी हैड फ्रॉम आवर बॉसेस। अभी जैसे आपने बताया कि कॉस्ट थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग हायरिंग, व्हाट वुड यू प्रेफर कि एक अंदर अपनी कंपनी से बंदे को प्रमोट करते हो उस पोजीशन पे, या एक नया रिसोर्स ढूंढते हैं? आई थिंक इस पे दोनों का आंसर सेम होगा कि इनसाइड प्रमोशन है। इनसाइड को करोगे तो हमेशा लाइफ में ग्रो करोगे, उसको भी एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। प्लस बाकी टीम के लिए मैंने कहा ना कि आपको जब आप ऑर्गेनाइजेशन चलाते हो ना, तो यू नीड टू सेट एग्जांपल्स फॉर एवरीथिंग। तो जब आप इनसाइड करते हो तो उनको लगता है कि यार कंपनी हमें प्रमोट कर रही है, अगर हम अच्छा करेंगे। और मैंने आपको एग्जांपल दिया कि डिस्पैच से सर्विसिंग का जो स्केल किसने लिया, या पियोन से स्टॉक हेड का जो स्केल लिया, वो करा हम। तो एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं छोटी सी, ठीक है ना। हु इज मोर लाइकली, ठीक है ना, तो कौन आप दोनों में से सबसे ज्यादा मतलब ये सब कर सकता है। तो आपसे मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, आप दोनों को आंसर करना है। अगर आपको लगता है वो आप कर सकते हो तो आप खुद हाथ उठा लो, अगर उनको लगता है वो आप कर सकते हो तो वो भी हाथ उठा सकते हैं, अगर आपको लगता है वो कर सकते हो तो वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ये ज्यादा यहाँ पे ब्लेम गेम ही होने वाला है। तो लेट्स सी कितनी सेल्फ रियलाइजेशन है इन दोनों को। ओके, सो हु इज मोर लाइकली टू हायर समवन बिकॉज दे शेयर द सेम हॉबी? ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ गेमिंग। तो ओके, हु इज मोर लाइकली टू ओवरलुक अ रेड फ्लैग इन अ कैंडिडेट बिकॉज ऑफ देयर चार्म?
चलो इतना तो पता ही है, ठीक है ना। पूरे ऑफिस को पता है। बाय द वे लड़कियों की बात हो रही है यहाँ पे। Who is more likely to hire someone they know personally? नहीं एक्चुअली both correct. Who is more likely to reject a candidate based on a minor typo in their resume? वो एक इंटरव्यू याद है मुझे, हमने शायद एक कंटेंट राइटर का हमने करा था। कंटेंट राइटर की स्पेलिंग मिस्टेक थी बहुत सारी, तो यस। Who is more likely to give a job offer after a coffee chat rather than a formal interview? शायद Casual chat या फिर formal interview, कैजुअल चैट Casual chat, yes. है ना, ठीक है। Who is more likely to prefer candidates with flashy LinkedIn profiles? मे बी समटाइम्स For me, Instagram. Proving his point. Who is more likely to hire someone just because they were a great storyteller during the interview? कहानियाँ। I think मैं ऐसा करता हूँ, मतलब मैं फिर भी कह रहा हूँ कि वो उस वक्त का जो वो माहौल क्रिएट होता है, तो उसके हिसाब से अगर ऐसा है कहीं पे मुझे लगा कि वो शायद कहीं कनेक्ट कर पा रहा है मुझसे, ठीक है। Okay. Who is more likely to hire someone without any relevant experience just for their passion? दोनों, चलो ये तो अच्छी क्वालिटी है। रोडकास्ट कोई एम्प्लॉय ढूंढ रहा है अभी, तो आप शाउट आउट दे सकते हो कि हम वी आर लुकिंग फॉर दिस, वी आर लुकिंग फॉर दैट। देखो फिर मैं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ वो प्रोफाइल नहीं, अगर कुछ ऐसा आप पैशनेट हो कि कुछ करना है ना, प्लीज डू कम, प्लीज डू विजिट, हैव अ कॉफी विद मी। Who is more likely to hire based on first impression alone? First impression is the last impression. हाँ, मतलब मैं ऐसे करता नहीं, क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत सारा और चीजें भी है, तो विशाल बहुत कैलकुलेटेड एनालिसिस करते हैं। मैं प्रोबेबली फर्स्ट उसमें First impression. थोड़ा सा रॉन्ग। कोई ऐसे रूम में घुस रहा है, पैर अड़ा नीचे गिर गया, क्या आप उसको हायर करोगे? ऐसा नहीं है। Why not? मतलब और हम लोग बहुत लड़ते भी हैं कि कई बार राहुल बहुत सारे लोगों को ऐसे लेके आता है जहाँ पे उसको इंटरेस्ट हो जाता है, फिर मैं उसको रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि फिर मैं जब एनालिटिकल अपनी स्किल पे आ जाता हूँ और मैं ऐसे एनालिसिस करके दिखाता हूँ, हाँ। पर ऐसा नहीं होगा कि कभी भी मैंने राहुल के ऊपर थोप दिया कि ये नहीं करना। तो हम लोग डिबेट करते हैं सब। राहुल का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो मुझसे डिबेट करता है, मेरे हर डिसीजन के ऊपर, हर एक चीज पर वो मुझसे डिबेट करता है। वो लड़ता नहीं है कि नहीं ये मैं कह रहा हूँ ऐसे हो जाएगा, तो डिबेट करते हैं, तो whoever wins उसकी बात मान ली जाती है। 99% मेरे ही होती है। चलो सही है। अगेन गुंडा। ओके। Who is more likely to forget a candidate's name during an interview? मैं भी same. During an interview, after 2 months of hiring, We have employed lead गगनदीप, उसको ये कभी बुलाते हैं अर्शदीप, कभी उसको बुलाते हैं अमनदीप, तो बेचारा। मैं अपने क्लाइंट से भी बोलता हूँ कि जैसे क्लाइंट मिलने आते हैं, विशाल आप पहचाना? मैंने कहा हाँ, मैं शक्ल से तो पहचान गया, नाम मैं राहुल से उसके बता रहा हूँ, क्योंकि राहुल की मेमोरी एक्सेप्शनली वेल है। अगर हम किसी 4 साल पहले भी किसी से मिले ना, तो राहुल को उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका सब कुछ पता होगा, और मुझे सिर्फ उसको चेहरे के अलावा कुछ नहीं पता होगा। मेरा भी सेम है एकदम क्वालिटी। और नाम याद करूंगा, मेरा घर में भी लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कि मैं किसी का नाम किसी को लेके बोलता हूँ, मुझे नाम नहीं याद है। मेरे साथ भी यही है। मैं बड़ा, मतलब मैंने भी रिसेंटली जो हायरिंग करी थी, जब इशिता आई थी कंपनी में, तो आई फॉरगॉट हर नेम। 3 दिन तक वो लाइक लिटरली उसने मेरे से आके पूछ लिया आप बताना मेरा नाम क्या है, और मैं चुप हुआ एकदम, पीछे से रचिता इशारे कर दिया। Who is more likely to be swayed by a candidate's high profile references? हाई प्रोफाइल रेफरेंसेस, हाँ। ये तो हमारे लिए रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है, मैं हमें ये सब पसंद ये है। गुप्ता जी की रेफरेंस से आया हूँ। नहीं बिल्कुल ठीक है। आई थिंक अब इंटरव्यू से डिमांड नहीं कर सकता ना कि विशाल सर ये मेरा इंटरव्यू ले या राहुल मेरा इंटरव्यू ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब भी हमको ढंग का रिसोर्स हायर करते हैं तो हम दोनों ही लेते हैं अलग अलग। पहले हम लोग साथ में लेते थे, लेकिन अब सब में आके साथ में लेने से बड़ा गलत इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमारे आधी चीजें रह जाती हैं। 2 अलग लेवल पे इंटरव्यू लेते हैं, एक सीरियसली लेता है जैसे राहुल, अब मोस्टली राहुल सीरियसली लेता है, और मेरा सिर्फ इंटरव्यू होता है उसका एनालिटिकल समझने के लिए, उसका पैशन समझने के लिए। बाकी काम हम सब राहुल ही देखता है, तो मैं उसमें घुसता ही नहीं, क्योंकि मुझे वो आता ही नहीं। मैं तो अभी भी इंटरव्यूज में लोगों के साथ पजल्स देता हूँ उनको खेलने के लिए, प्लस माइनस का सवाल पूछता हूँ कि मुझे क्योंकि मेरा काम सिर्फ वो वाला है कि मैं सिर्फ उसका ऑरा, उसकी एनर्जी, उसको वो समझना चाहता हूँ मैं। तो काम क्योंकि वो राहुल की अपनी एक्सपर्टीज है, तो वो सब राहुल देख लेता है। बाय द वे हमारे पास एक एचआर डिपार्टमेंट है, और एचआर भी काम करते हैं। ये राउंड 3 है, राउंड 1 2 एचआर और बाकी जो टीम मेंबर होते हैं वो लेते हैं। कि आप लोगों को लगे कि सारा काम हम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, करते हैं थोड़ा सा, हम भी डाल देते हैं इन पे काम, बट नहीं ऐसा नहीं है। तो गाइज हम आखिरी पड़ाव के आ गए हैं पॉडकास्ट पे।
लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगा, मेरे खुद के दिमाग में भी ये चलता है, वुड यू रादर बी एम्प्लॉय और एन एम्प्लॉयर? यार मेरे को ना ये इंटरव्यू में ये जो बच्चे आते हैं ना, ये सवाल बहुत लोग करते हैं बार बार कि हमें ना एम्प्लॉयर वाला फील चाहिए था, पर मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कुछ होता ही नहीं है। एवरी एम्प्लॉय इज एन एम्प्लॉयर और एवरी एम्प्लॉयर इज एन एम्प्लॉय, करेक्ट? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय जॉब में काम करते हो और आपका माइंडसेट एक बिजनेस वाला है ना, आप उस जॉब को उस बिजनेस की तरह करते हो कि आपको कभी वो जॉब लगता ही नहीं है। एंड मैं कोई ज्ञान नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने एक कंपनी में 10 साल काम किया और मैंने वहां पे कभी मुझे लगा ही नहीं कि एम्प्लॉय था। सारे मेरे पास राइट्स थे, मैंने अपने कंपनी में कहां से कहां तक चेंजेस किए और मुझे सपोर्ट किया गया। मेरे बॉस ने मुझे सपोर्ट किया कि यार तू जो सोच रहा है वो कंपनी के लिए सोच रहा है, कर डाल। तो इसलिए यार ये तो सब ऑडियंस के लिए भी है कि यार प्लीज आप ये एम्प्लॉय इस चीज से बाहर निकल जाओ। आपको जो करना है, अगर आपको करने को मिल रहा है ना, तो आप एम्प्लॉयर हो, आप एम्प्लॉय नहीं। बस सिंपल। और आपका कुछ टेक है इस पर राहुल? नहीं, आई थिंक सेम चीज़ ही है कि जब हम किसी को भी हायर करते हैं, हम फुल फ्रीडम देते हैं टू एक्सपेरिमेंट, टू मेक मिस्टेक्स। एंड हम एक ही चीज़ हर बंदे को बोलते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एवरी डे, बट डोंट मेक द सेम मिस्टेक्स। आई मीन लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मेक न्यू मिस्टेक्स एवरी डे। सो हम एज कंपनीज, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स, हम कुछ भी तुम बोल लो, बोथ द टर्म्स आर सेम फॉर अस। वी मेक मिस्टेक्स एवरी डे। ऐसा नहीं है कि हम परफेक्ट है, हम एम्प्लॉयर, तुम हमें एम्प्लॉयर मानते हो तो हम परफेक्ट है, ऐसा नहीं है। हम भी एम्प्लॉय अपने आप को समझते हैं और हम डेली मिस्टेक्स करते हैं और डेली सीखते हैं उन मिस्टेक्स से। तो वो एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है हर किसी में टू ग्रो, स्पेशली इन स्टार्टअप। नाइस, ठीक है। आई थिंक वी हैव कंक्लूडेड द पॉडकास्ट हियर। सेकेंड एपिसोड इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया बात करके, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला जो मैं, अगर मैं पॉडकास्ट छोड़ के जाता हूँ तो मैं आगे यूज़ करूँगा। तो मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो इट वाज फन, मज़ा आया, बहुत इंसाइट मिली मुझे जान के, एंड आई थिंक एजुकेटिंग भी था मेरे लिए बहुत। और आप लोगों को कैसा लगा बात करके? थोड़ा सा मतलब ये चीजें जो मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था, मतलब ये चीजें हैं जो हम लाइफ में करते रहते हैं, हमारे अंदर होती हैं। आज वो शायद हमें बताने का मौका मिला कि जर्नी कोई ऐसे सिंपल जर्नी नहीं थी कि आपने शुरू किया और आपका सब कुछ अपने आप हो गया। वी आल्सो फेस लॉट्स ऑफ चैलेंजेस। इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, चैलेंजेस आ रहे हैं तो उसका स्कोप है और आप ग्रो करते हो। तो गाइस, आई होप यू लाइक दिस पॉडकास्ट एंड आपको मजा आया होगा ये पॉडकास्ट देख के, एंड we'll keep on bringing in new content, नया चीजें करेंगे। Yeah, and if you guys have any ideas on something you want us to talk about, happy to take it up. So I hope we get the support, and please like, share and comment on the video, and thank you everyone. Thank you so much. Thank you Shubham. Thank you sir, thank you.